तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर ही है बायोमोलिक्यूल्स का। चलो, तो बायोमोलिक्यूल्स में जैसे आप काफी कुछ देख चुके हो कि होता क्या है क्या नहीं होता है, तो अपन एक सॉर्ट ऑफ फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले बताओ यार, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, बायोमोलिक्यूल्स में इतना सब कुछ है कि आप इससे समझ क्या रहे हो? बायो और मॉलिक्यूल्स, बायो मतलब पता है और मॉलिक्यूल्स मतलब पता है, तो कुछ कुछ आइडिया कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स? ऑल, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, पता है ना आपको? कार्बन कंपाउंड्स जो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, दैट वी ऑल गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। मॉलिक्यूल्स इज दिस और लिविंग टिश्यू इज बायो। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू, कोई भी टिश्यू लाइक से लीवर का पीस ले लिया या कुछ भी ले लिया यार, मतलब उससे हमें जो भी कार्बन के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, हम जो भी देख पा रहे हैं अपने माइक्रोस्कोप में, जो भी स्टडी कर पा रहे हैं, वो है हमारे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब बायोमोलिक्यूल्स में ना हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर हम आगे चले जाएंगे प्रोटीन्स वगैरह भी, तो बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, राइट राइट समीर, है ना? तो अब आपने जैसे देखा होगा कि एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है, और फिर उसके अंदर आप एक चीज देखते हो, ये कि किसी किसी में बोल दे रहे हैं कि मैम कार्बन किसी में ज्यादा है, किसी में हाइड्रोजन है, मैम किसी में फॉस्फोरस है, किसी में सल्फर है। हम कैसे पता लगाएं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीज है, कौन सी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या नहीं है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेट से अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ का जो कोई भी टुकड़ा लिया, उसके अंदर वो चीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो लेट से अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल कार्बन एंड हाइड्रोजन का, किसका? कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये किसके अंदर ज्यादा होता है बताओ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा होता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेट से अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा होता है? ये बताओ। ये होता है, जवाब चाहिए जनता से मुझे, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है या ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है? ये अपन कहानी नहीं सुनने आया, मतलब हाथों हाथ इंटरेक्टिव रहना है ना। एग्जैक्टली तो ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना, ये याद रखना, ये हमेशा ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, तो अब ये कैसे पता कर दे रहे हो मैम आपने? ये हमें बात कैसे बता दी, हम कैसे मान ले? तो ये बच्चा ना क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए हर चीज के, उसी के बेसिस पे हम आपको कुछ बोल पा रहे हैं, आप हमें कुछ बोल पा रहे हो। तो हमने क्या किया, कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लीवर पीस, तो उसको क्या किया, ग्राइंड किया। और किसके अंदर ग्राइंड किया? हमने इसको ग्राइंड किया CL3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर हमने उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड कर दिया उसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से, रोटेटर मोटर मोटर से उसको अच्छे से। ठीक है, और उसका एक वो बना लिया, पेस्टल बना लिया। ठीक है, एक थिक स्लरी टाइप उसका बन चुका है। अब उसको क्या किया, थिक जो स्लरी है उसको हमने डाला कपड़े के अंदर, तो कपड़े के अंदर फिर हमने उसको ऐसे करके स्ट्रेन, निचोड़ा। तो जब हमने निचोड़ा, तो जो फ्रैक्शन निकला है ना, जब हमने उस फ्रैक्शन जो निकला है, उसके ना दो पोर्शन होते हैं, दो फ्रैक्शन है। तो उस फ्रैक्शन में क्या है, एक है एसिड सॉल्यूबल, ठीक है, एक है एसिड सॉल्यूबल और एक है एसिड इनसॉल्यूबल। ठीक है मैम, ये क्या है एसिड इनसॉल्यूबल और ये क्या कर रहे हो आप? ठीक है, तो ये देखो, इसको हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्यूबल को रिटेंटेड। क्या बोलते हैं? रिटेंटेड। हाँ दीपांशु, ठीक है, रुको। ठीक है, तो अभी जो एसिड सॉल्युबल पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर ना बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं कंपैरेटिव टू एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। आपको मुझे बताएगा एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन क्या होता है और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कौन कौन सा होता है? कि इसको ही बताएगा मेरे को? फटाफट फटाफट बताओ बताओ।
अच्छा, सॉल्युबल माइक्रो होता है और इनसॉल्युबल मैक्रो होता है, ऐसा? चलो, इसका आंसर आपको आगे मिलने वाला है, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर यू। तो जिसका भी दिमाग चले क्लास के बीच में मुझे बताना जरूर, ठीक है? तो अब देखो, एक ये एक्सपेरिमेंट हो गया। एक दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट अगर हम उसकी बात करते हैं, तो उसमें हमने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लिया है। ठीक है, अब हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके कुछ कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वो थोड़ा सा अमाउंट निकाला और क्या किया, उसको वेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम उसको वेट कर ले रहे हैं पहले। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज को आप जब वजन नापते हो, तो जब आप किसी भी चीज का, लेट से आप किशमिश ले लो, तो जब किशमिश का आप वजन नापोगे, जैसे आप उसको पानी में भिगो के आप नाप रहे हो, या फिर उसको जब धूप में सुखा के जब आप नाप रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, दोनों का वजन ना अलग आएगा। क्यों? क्योंकि एक के अंदर पानी इकट्ठा है और एक के अंदर से पूरा पानी निकल चुका है। अगर आप किसी भी चीज को सुखा के उसका वजन ले रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, हमेशा ड्राई वेट। क्या कहते हैं, ड्राई वेट। तो ड्राई वेट क्या होता है कि कोई भी चीज को पूरा धूप में अच्छे से सिकोड़ के निचोड़ के सुखा दिया, लाइक से दीपांशु को रख दिया धूप में, अब दीपांशु धूप में पड़ा पड़ा पूरा सिकुड़ चुका है, छोटू सा हो चुका है। तो अब वो क्या आ गया है, दीपांशु का लाइक से वजन है 60 किलो। आज हमने उसको धूप में रख दिया 5 दिन के लिए, अब 5 दिन बाद दीपांशु का वजन आ जाएगा 20 किलो। ठीक है, क्योंकि उसका सारा पानी है ना, वो जैसे वो ग्लूकोज की तरह वो पी जाता है सन, वैसे पी जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो पूरा चीज हुआ कि मैम इतना वेट कम हो कैसे गया, तो इसके अंदर जो क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं ना, वो पूरी तरह से जल गए हैं यार। मतलब अगर हमने दीपांशु को रखा है तो उसके टिश्यू पूरी तरह जल चुके हैं, और जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं किसके अंदर, CO2 के अंदर। और जो बच गया है वो क्या बच गई है, ऐश। क्या बच गई है, ऐश। ठीक है, ये तो आपको पता पड़ता है ना कि कोई भी चीज जलती है तो जो हमारा बचता है वो क्या बचता है, ऐश। क्लियर है सबको? ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल में और आप क्या क्या देखते हो, सल्फेट देखते हो, फॉस्फोरस, ये सब भी है ना इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के अलावा ना इसकी भी बात करें तो सल्फेट और फॉस्फोरस इसके अंदर देखने को मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल के अंदर। ठीक है यार, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। ठीक है, पहले ये बताओ, सबको समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा अक्षय कुमार को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। क्यों अक्षय कुमार, बताओ। ठीक है निदा, रिवीजन में कर लूंगा क्लियर। नहीं नहीं बेटा, यही क्लियर करना है। ठीक है, ठीक है, अभी अपन क्लियर करते हैं अक्षय आपको भी, है ना? तो देखो, वैसे चैप्टर है ही बहुत बोरिंग सा, बट ठीक है। तो देखो अब क्या होता है यार, ये सब तो बच्चों वाली चीजें, आपको ये हटाओ, ये इन सब से आपसे कोई क्वेश्चन पूछने भी नहीं वाला है। अब जो चीजें है ना, मतलब ये तो बेसिक होता है कि बस टाइम पास करने वाली चीज है, तो टाइम पास ना करके अब अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। लेट्स एक अमीनो एसिड हो गए, प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम जो उठाएंगे ना टॉपिक, वो हम उठाएंगे इसके सबसे पहले प्रोटीन जो होता है। तो प्रोटीन से पढ़ने के लिए पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अमीनो एसिड। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक तो हम बता देते हैं पहले बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस तो यार आपको खुद पता है, माइक्रो मतलब छोटू सा, मैक्रो मतलब बड़ा सा। तो जो बड़ा है ऑब्वियस उसका वेट ज्यादा होगा, जो छोटा है उसका वेट कम होगा। तो हमने वो कौन सा वेट लिया है जिसके बेसिस पे हमने सब डिसाइड कर लिया कि कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे और कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम
हमारी बुक के हिसाब से चलते हैं। तो ना देखो, एक आप अगर पता होगा आपको कि 10,000 डेल्टन का वेट जिससे उससे ज्यादा है वो हमारे आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, और जिसका कम है वो आ जाते हैं हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। पर एक लिपिड है वो एक्सेप्शन है, तो वो हमारा है, वो देखो जो लिपिड है उसका वेट होता है 800 डेल्टन, तो इसके हिसाब से वो आना चाहिए हमारे किसके अंदर, माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 10,000 से जिसका वेट ज्यादा होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा, और 10,000 से वेट जिसका कम होगा वो होगा माइक्रोमोलिक्यूल। पर जो लिपिड है ना, लिपिड, उसका वेट तो मैम सिर्फ 800 डेल्टन ही होता है। पर अगर 800 डेल्टन है तो वो तो क्या नाम है, माइक्रो में आना चाहिए, पर वो तो आ रहा है हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो ये हो गया एक एक्सेप्शन। क्या हो गया? एक्सेप्शन। मैम इसको एक्सेप्शन में क्यों डाला, ऐसी क्या इसके अंदर खासियत थी? ठीक है, तो यार देखो, ये जो लिपिड है ना, अपनी जो सेल है, तो जो भी सेल है, अपनी जो सेल की जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? लिपिड से बनी है। तो अगर हम उसको निकाल के अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंड करते हैं तो छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं। जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अब कोई चीज सॉल्युबल ही नहीं है, अलग रह जा रही है। जो छन की चीज अलग नीचे आ जा रही है वो तो छोटी छोटी है, पर जो कोई चीज छन ही नहीं पा रही है, अगर हम जैसे छन्नी से कोई चीज छानते हैं, जो छन ही नहीं पा रही है उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डाल देंगे। तो जो कि लिपिड है, तो इसलिए हमने उसको डाल दिया है किसके अंदर? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर है? पर इसको हम बोल देंगे नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। स्ट्रिक्टली तो नहीं है, बट अगर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है या मैक्रो, तो हम उसको कहेंगे कि लिपिड जो है वो है मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है सबको? स्क्रीन शो नहीं हो रही वालिया कि बाकी सबको हो रही है क्या? बेटा एक बार आप अपना रिफ्रेश कर लो नेट, है ना, क्योंकि बाकी सबको हो रही है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करने जा रहे हैं किसकी? प्रोटीन की। तो बेटा जो प्रोटीन है, देखो, हमें अपनी डाइट में प्रोटीन चाहिए होता है, तो पहली बात तो ये चीज होती है कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन जो होता है वो होता है अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है ना, उसकी चेन होती है, तो बहुत सारी चेन है। तो आपस में जब पेप्टाइड बॉन्ड से, कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन ना बेटा दो तरह के होते हैं। ये जो पूरी चेन है, जो पूरा लंबा प्रोसेस चला है जोड़ने का, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो अब ये दो तरह के हो जाते हैं, एक हीट्रोपॉलीमर और एक हो जाती है होमोपॉलीमर। मैम ये क्या है? हीट्रो और होमो। हीट्रो मतलब अलग अलग, और होमो मतलब सेम। तो मतलब देखो, ये एक अमीनो एसिड, लेट से लाइसिन आपने ले लिया, तो ये भी वही होगा। तो जो सारे सेम 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 अगर वो जुड़े हैं अमीनो एसिड, तो उसको कहेंगे हम होमोपॉलीमर। ठीक है, अगर सारे अमीनो एसिड अलग है, लाइसिन ले लिया, यहाँ पे सीनिन ले लिया, फिर कोई कोई अलग अलग, सब जगह अलग अलग अगर अमीनो एसिड आ गए हैं, उसको हम बोलते हैं हीट्रोपॉलीमर। ठीक है, क्लियर है सबको? अब फिर अगर हम बोले कि जो प्रोटीन है वो यार हमारी बॉडी में जाना बहुत जरूरी है, तो उसके बेसिस पे जो प्रोटीन है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं असेंशियल, सॉरी, जो अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड जो है वो है दो तरह के, एक है असेंशियल और एक है नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, फालतू है ना, मतलब जिंदगी में आके बैठ गया है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी वो बना पा रही है, तो उसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। पर असेंशियल वो है जो हमारी बॉडी बना ही नहीं पा रही, तो इसलिए हमें उसको खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में लेना पड़ेगा। क्लियर है? असेंशियल और नॉन असेंशियल क्या होते हैं? तो अब ना एक प्रोटीन है, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? एनिमल वर्ल्ड में अगर बात करें, सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन सा है? वो है कोलेजन।
सुना होगा यार आपने नाम कोलेजन का, है ना, एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो। और अगर हम पूरे बायोस्फीयर में बात कर लें, ये एनिमल प्लांट ये सब छोड़ो छोटे मेटो को, अगर हम पूरे बायोस्फीयर में बात कर ले तो सबसे ज्यादा कौन सा है? रूबिस्को। कौन सा है? रूबिस्को। रूबिस्को बोले तो राइबोलोइस बायफॉस्फेट, क्या बोलते हैं बताओ? बताओ, राइबोलोइस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेट। क्लियर है सबको? रूबिस्को का फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ क्योंकि किसी का जवाब आया नहीं। मैम इतनी जल्दी कैसे आएगा, इतना बड़ा नाम है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हम ऐसे लिख दें? बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। क्लियर है? पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबेंडेंट ये है, और अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो ये कोलेजन है। ठीक है, तो अब देखो, प्रोटीन हमने क्या देखा, अमीनो एसिड से बनता है। तो मैम अब बात आती है, ये अमीनो एसिड आखिर क्या है, ये बताओ पहले। ठीक है, तो हमने अब पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली किसके बारे में? अमीनो एसिड के बारे में। किसके बारे में? अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, हाँ दीपांशु, राइट। लिपिड्स अभी पढ़ाया ही नहीं बेटा, निधा मैंने लिपिड्स तो पढ़ाया ही नहीं अभी। अच्छा वो लिपिड, ओके ओके। निधा लिपिड वाला तो कुछ नहीं बताया। लिपिड वाला ये था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होता है जिसका 10,000 से वेट ज्यादा होता है। ठीक है, डेल्टन से ज्यादा होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है जिसका वेट कम होता है। पर जो लिपिड है वो होशियार है, उसका तो सिर्फ 800 है, पर वो किस में आ गया? मैक्रो में। क्यों? क्योंकि यार लिपिड जो होता है ना, हमेशा जो सेल होता है ना, उसकी क्या कहते हैं, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सेल वॉल निकालिए, उसको ग्राइंड किया है, उसको फिर अलग जब ग्राइंड कर रहे हैं तो ग्राइंड करते में उसके वेसाइकल्स बन जा रहे हैं, वेसाइकल्स बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको छानते हैं ना, लिपिड्स की स्लरी ले लो या कोई भी उसका कुछ भी वो बनाया है हमने थिक पेस्ट टाइप, तो वो वेसाइकल्स की वजह से छन नहीं पाता, जिसकी वजह से वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ ही रह जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ नीचे नहीं आ पाता। ठीक है, इसीलिए हमने 800 डेल्टन वेट होने के बावजूद लिपिड को माइक्रो में नहीं मैक्रो में डाला है। क्लियर है? अब जो अमीनो एसिड है ना, उसके अंदर क्या होता है? अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट ऑन सेम कार्बन। एक कार्बन है, देखो आपको ये चीज पता होगी, एक कोई भी कार्बन है वो 4 वैलेंसी बनाता है। ठीक है, कितनी वैलेंसी बनाता है? 4। एक लेट से हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बनाया है, एक यहाँ पे उसने कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया है, और एक यहाँ पे उसने अमीनो के साथ बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पे एक आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है हमारे अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड जो अलग अलग है वो किसके बेसिस पे होते हैं कि ये जो आर है ये किस तरीके का है, ये जो आर है वो किस तरीके का है। देखो अगर आर है एच, तो वो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन बन जाएगा। अगर आर जो है वो है हमारा लेट से CH3, CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल, तो उसको हम बोल देंगे एलेनिन। अगर हमारा जो आर ग्रुप है वो है CH2OH, तो उसको हम बोल देंगे सीरीन। क्या बोल देंगे? सीरीन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सी हाइड्रोमिथाइल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोमिथाइल। क्लियर है सबको? तो मतलब ये अलग अलग तरीका, देखो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। तो अब ऐसे अगर एग्जांपल देने बैठे तो बहुत सारे हैं। कितने सारे मैम? 20 तरह तरह से ये बॉन्ड बनाएगा। आर आर जो होगा वो 20 टाइप्स का होगा। 20 टाइप्स का होगा तो मतलब अमीनो एसिड कितने टाइप के हुए? कितने टाइप के हुए? 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब इतने टाइप के अमीनो एसिड हैं तो सबकी क्या होता है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। मैम इसका मतलब क्या कि देखो सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो मैंने क्या बताया, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। बेचारा एच तो भोला वाला है, इसका तो अस्तित्व ही नहीं है कि कुछ नहीं होता है। देखो सी पे तो उसको तो वैसे भी माना जाता है कि वहां पे एच प्रेजेंट तो है ही है। तो अब यहाँ पे कितने अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, कितने कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे ये ना एक अमीनो एसिड इसमें भी है ना कैटेगराइज हो जाता है कि वो एसिडिक है, कि वो बेसिक है, या फिर वो न्यूट्रल है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल लें, अगर हम इनके एग्जाम्पल लें तो एसिडिक में आ जाता है ग्लूटामिक, ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है लाइसिन, और इसमें आ जाता है हमारा वेलिन। बेटा बायोमोलिक्यूल्स में ना आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा फालतू की बातें आपसे कोई नहीं पूछने बैठा एग्जाम में कि आपका अमीनो एसिड कैसे बन रहा है। क्यों? क्योंकि तो बच्चे को भी पता है, एक जगह हाइड्रोजन लगा दो, दूसरी जगह आर ग्रुप लगा दो, फिर एक जगह एनएस लगा दो, एक जगह सीओएच लगा दो। कोई नहीं पूछने बैठा क्योंकि ये सबको पता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, एग्जाम्पल सबके याद रखना। दूसरी चीज, आगे जाके वो पूरे ग्राफ ग्राफ आएंगे ना, तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठते हैं वो आगे आने वाले जो टॉपिक है जो अपन कल करेंगे उसके अंदर उठते हैं। ठीक है, अभी तो बच्चों वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? जैसे अगर ग्लाइसिन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा हो जाता है, ग्लाइसिन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ग्लाइसिन। क्लियर है सबको? तो अगर हम, हाँ, आपने एक ज्विटराइन होता है, ठीक है, ज्विटराइन होता है, उसके बारे में सुना है कि क्या होता है ज्विटराइन? ये देखो ऐसे चल रहा है ना, ये सी एच, ऐसे नहीं लिखती मैं, आपको कंफ्यूजन होगा। सी एच पढ़ाया होगा ना आपको, COONH3। यार देखो अभी तक अमीनो एसिड मैंने आपको बताया ऐसे करके बहुत सिंपल फॉर्म में था जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, एक ऐसा आयन जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और जिसमें चार्ज आता रहता है, उसको हम यहाँ पे दे दे रहे हैं नाम, क्या? ज्विटर आयन, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है। अब ये बताओ, इस वाले के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है? नहीं, इसके अंदर है पॉजिटिव, इसके अंदर है नेगेटिव, पर ये वाला जो है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो ये है ज्विटर आयन, जिसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा एक बार इसके अंदर और एक बार इसके अंदर। कैसे? देखो यहाँ पे अगर यहाँ से एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया तो ये बन जाएगा NH2, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये यहाँ पे हमारा कौन सा है, देखो ये हमारा यहाँ पे COO माइनस है, तो यहाँ पे आके एड ऑन हो जा रहा है हाइड्रोजन, तो उसकी वजह से यहाँ से माइनस जो साइन है वो हट चुका है। क्लियर है सबको? तो ज्विटराइन कौन सा आयन, ये अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, ये अमीनो एसिड ही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है मैम, ये क्यों बताया आपने? ज्विटराइन का हम क्या कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज है होने दो, नेगेटिव चार्ज है होने दो। देखो फर्क ये है कि आयनाइजेबल नेचर, मतलब एच वो गेन कर पा रहा है, एच रिलीज कर पा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ले पा रहा है, नेगेटिव चार्ज ला पा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इसका जो पीएच होता है, अगर हम इसको किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या करता है, सोल्यूशन में जाके आयनाइज हो जाएगा, या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग सोल्यूशन में जब इसे हम डालेंगे तो उसका पीएच हमेशा अलग आएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। क्लियर है? देख ही रहे हो यार, स्ट्रक्चर तो चेंज हो ही रहा है, पर अगर हम इसको किसी भी सोल्यूशन में डाल रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट है, हमने अमीनो एसिड को डाला, यहाँ पे जाके ये होगा आयनाइज, ज्विटर आयन अपना कमाल दिखाएगा और अपना पीएच, उसका सोल्यूशन का पीएच चेंज कर देगा। क्लियर है? तो अभी हम जो पढ़ रहे थे एक लिपिड के बारे में हमने बात की थी कि वो बहुत स्मार्टली खेलता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये लिपिड है कौन। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये पानी में ना इजीली
मतलब मिक्स नहीं हो पाता। अगर आप पानी पे के ऊपर लिपिड डाल दोगे वो ऊपर तैरता रहेगा, तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल फैटी वाटर इनसॉल्युबल है ना लिपिड, इसको हम बोलते हैं सिंपल फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड होते हैं ना, एक तो उसका ये याद रखना, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड होते हैं मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पर जो अनसेचुरेटेड होते हैं ना, उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और जो दूसरे अनदर सिंपल फैटी एसिड है, एक जो हमारा है मेन, इसको याद रख लेना, वो है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हम बोले तो ये उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो, ट्राई हाइड्रोक्सी। क्लियर है सबको? तो इसके अंदर हो क्या रहा है यार, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, वो किससे अटैच है? अटैच टू आर ग्रुप। किससे ग्रुप से अटैच है? कार्बोक्सिल आर ग्रुप से। कैसे, अभी हम वो आपको बताएंगे। ठीक है, देखो, देख पा रहे हो, ये आर ग्रुप देख पा रहे हो और कार्बोक्सिल ग्रुप देख पा रहे हो, ये अटैच है कि नहीं है साथ में? आर ग्रुप और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये साथ में जहां पे अटैच होते हैं, जब आपको दिख जाए कि ये सी वाला पार्ट और ओ वाला पार्ट, ओ किसी और का है और सी वाला किसी और का है, अगर आपको साथ में अटैच दिख जाए तो ये है हमारे लिपिड। क्लियर है? अब अगर हम आर ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैम, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ये ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर आर कितने हैं? एक आर है, दो आर है, तीन आर है। तीन आर है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मिथाइल जो है, अगर अलग अलग नंबर के भी हो सकते हैं, लेट से तीन की जगह ये 1 से 19 के बीच में हो सकते हैं। कितने? 1 से 19 के बीच में। तो 1 से अगर 19 के बीच में होता है तो उसके बेसिस पे अलग अलग हो जाते हैं, लेट से पाल्मेटिक एसिड हो जाता है ये। और कौन कौन से होते हैं? अरेक्विडोनिक, अरेकिडोनिक एसिड। अलग अलग हो जाते हैं यार। अरेकिडोनिक में कितने होते हैं? 20 होते हैं। पाल्मेटिक में शायद 16 होते हैं। ठीक है, और ये नंबर ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, नहीं, ये एक, और जैसे कार्बन जो होता है ना कार्बोक्सिल ग्रुप का, उसको भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबको मिला के 1 से 19 के बीच में अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल याद रखना, ऐसे पूछ सकते हैं कि पाल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, आर्किडोनिक में कितने कार्बन होते हैं। क्लियर है सबको? मेरे को पता है यार, ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा बोरिंग है। आधे से ज्यादा टाइम तो लगता है यार क्या ही चल रहा है पता नहीं, बट क्या करें, सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल मत होके बैठ जाना यार मैम बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा है, बट क्या करें, ये चैप्टर ही ऐसा है, कोई अस्तित्व नहीं है, बट हमें करना पड़ेगा इसे, है ना। तो अब मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया ग्लिसरॉल के बारे में, है ना, और फैटी एसिड के बारे में। मैंने क्या बताया? ग्लिसरॉल ये हो रहा है, फैटी एसिड ऐसा हो रहा है। पर कुछ लिपिड है, कुछ लिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल भी है बेटा, और जिसके अंदर फैटी एसिड भी है। क्या है? ग्लिसरॉल भी है और फैटी एसिड भी है। तो अब ये जो फैटी एसिड है, ये क्या करता है? एस्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल। ये एस्टेरिफिकेशन कर लेता है किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। मैम इसका क्या मतलब था, समझ ही नहीं आया। क्या एस्टेरिफाइड, एस्टेरिफाइड क्या होता है? मतलब होता है ये कंबाइन विथ एल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर। मतलब फैटी एसिड जो है ना, वो क्या करता है? एल्कोहल के साथ कंबाइन करता है और बनाता है
ईस्टर। बेटा ये जो देखो, मेरा ये मानना है, आपका ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ना, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके अंदर आपको फैटी एसिड का भी पता है डायग्राम, वो स्ट्रक्चर, एल्कोहल भी पता है, फिर वो एस्टर कैसे बनाता है वो भी आता है। तो आपको याद है ना, ये आपको याद करना होता है कि फैटी एसिड प्लस एल्कोहल बनाता है ईस्टर, फिर उसके हिसाब से हमें रिएक्शन देनी होती है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये 3 तरह के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं मोनोग्लिसराइड, एक हो जाते हैं डाइग्लिसराइड्स, और एक हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर है? तो इनको हम क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है? फैट्स है। क्या है? फैट्स है। ठीक है, एंड ऑयल। तो अब ये देखो, आपने एक चीज देखी होगी, फैट हम अलग बोलते हैं, ऑयल हम अलग बोलते हैं, पर ये जो फैट है और ऑयल है, हमेशा याद रखना ये एक ही चीज है, कुछ अलग अलग चीज नहीं। फैट्स और ऑयल है ना, वो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। बस डिफरेंस इनमें क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो अलग होता है। किसका? ऑयल का। ऑयल का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट वो कम होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आपने देखा होगा, एक तरफ आपका घी पड़ा है और एक तरफ आपकी तेल पड़ा है, तो कभी आपने सर्दी में ये देखा है कि हमारा ना घी के साथ तेल भी जम गया है? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है ऑयल। पर जो दूसरी चीज है ना, हमारे फैट्स जो होता है वो इजीली मेल्ट नहीं होते क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पर याद रखना ये दोनों है एक ही चीज, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है? इनके आता है मेल्टिंग पॉइंट में। क्लियर है सबको? अब इसके बाद हम जो लेते हैं वो लेते हैं, जो हमने देखो लिपिड का देख लिया, तो अगर हम लिपिड के अंदर फॉस्फोरस जोड़ दें, क्या लिपिड के अंदर अगर हम फॉस्फोरस जोड़ दें तो उसको हम क्या बोल देंगे? बताओ क्या बोलेंगे? फॉस्फो, क्या बोलेंगे? देखो नाम यार सेम सेम है, सेम सेम चीजें जोड़ रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा जिसको आप जानते हो, उसको हम बोल देंगे फॉस्फोलिपिड। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिल जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और आपको पता होगा ये फॉस्फोलिपिड हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एग्जाम्पल अगर हम ले ले फॉस्फोलिपिड का, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद कर लेना। एग्जाम्पल का ही है पूरा बायोमोलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड का अगर एग्जाम्पल देखें जो हमें देखने को मिलता है वो है लेसिथिन। क्या है? लेसिथिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, कभी आप लिपिड को किसी के साथ जोड़ दे रहे हो, कभी लिपिड को किसी और के साथ जोड़ दे रहे हो। यहाँ पे हमने फास्फोरस के साथ जोड़ दिया, तो क्या है ना, इसका काम है हर किसी के साथ जुड़ते रहना। तो देखो कभी किसी और कोई कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत, फास्फोरस तो बहुत शॉर्टेड सा स्ट्रक्चर है। जब ये मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ जुड़ता है ना, लिपिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ जुड़ता है, तो वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों के अंदर आता है। जैसे हमारे जो न्यूरल टिश्यूज है उसके अंदर ना लिपिड ऐसे छोटे मोटे फास्फोरस को नहीं अपने साथ है ना जोड़ता है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिनको अपने साथ जोड़ता है। ये काम का नहीं है, बस ये मैंने आपको बताया है कि लिपिड का काम है कभी इधर जोड़ते रहना, कभी उधर जोड़ते रहना, कभी छोटे लोगों से कभी बड़े लोगों से, बड़े लोगों के साथ बड़ी जगह न्यूरल जैसी न्यूरल टिश्यू में जाके जोड़ता रहता है। ठीक है, तो अगर हम जैसे रिंग्स की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अगर हम रिंग्स की बात करें, हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स की बारे में बात करें, तो आपको पता होगा इसके बारे में एक चीज, पर ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? एडेनिन, प्यूरिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, वो क्या थे? वो थे नाइट्रोजन बेस। क्या थे? नाइट्रोजन बेस। कौन से थे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, ये सारे पढ़े थे। तो ये सारे रिंग के स्ट्रक्चर है यार, ये सारे रिंग के स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी मैं आपको सारे बताऊंगी। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, ये सारे रिंग शेप में प्रेजेंट है। ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं? नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था, जब नाइट्रोजन बेस किसके साथ जुड़ते हैं? किसके साथ जुड़ते हैं? शुगर के साथ जब जुड़ते हैं तो बनाते हैं न्यूक्लियो
साइड क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। फिर जब न्यूक्लियोसाइड है वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। मैम इसका स्ट्रक्चर बता दो। ठीक है रुको, अभी इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता देते हैं, एक सेकेंड। हाँ दीपांशु। देखो यहाँ पे अभी तक हमने जो भी राम कथा रची है, पूरी पढ़ी है, उसका थोड़ा सा ना समराइज्ड वर्जन है यार यहाँ पे, एक बार देख लो। ये देखो, हमने अभी शुगर के बारे में बात की थी, मैंने देखो यहाँ पे आपको बताया ना शुगर। तो वो शुगर का स्ट्रक्चर, ये देखो, ग्लूकोज और राइबोस, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। ये एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पे ओ प्रेजेंट है, ठीक है। एक जो ग्लूकोज हो गया, राइबोस हो गया, ये सब क्या है, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, C6H12O5, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है राइबोस का। केमिस्ट्री में तो मेरे को लगता है आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, तो याद हो ही चुका होगा आपको ये स्ट्रक्चर वगैरह। अमीनो एसिड जो मैंने बताए थे आपको, देखो कि चार प्रेजेंट होते हैं, एक H ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो, ये हो गया ग्लाइसिन, ये हो गया एलेनिन, ये हो गया सीरीन, ये मैंने अभी आपको बताया था, है ना। मैंने बताया था एक आर ग्रुप, ये रहा आर ग्रुप, ये रहा आर ग्रुप। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था पाल्मेटिक एसिड कि इसमें 14 कार्बन होता है। कितने, 14 कार्बन। ये है CH2, 14, COOH और CH2, ठीक है। और ये ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है, यानी R1, R2 एंड R3, ट्राई, 1, 2, 3, ठीक है। फॉस्फोलिपिड जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड आया था ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, लेसिथिन। तो इसका डायग्राम आप याद रखना कुछ ऐसे, लेसिथिन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, फैट्स एंड ऑयल, लिपिड्स, ये पूरा वही स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो बताना चाह रही थी, वो ये बताना चाह रही थी, अपन इसके बारे में बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन बेस वगैरह के बारे में। देखो ये एडेनिन यानी प्यूरिन, क्या होता है ये, प्यूरिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है, या सॉरी, एडेनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर है। याद है ना आपको, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। क्लियर है सबको। ये दूसरा एडेनिन का दे दिया, ये दे दिया यूरेसिल का, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन बेस पेयर के अंदर जब क्या जुड़ता है, शुगर। इसके अंदर हमने जब जोड़ा शुगर मॉलिक्यूल्स को, किसको जोड़ा, शुगर मॉलिक्यूल। देखो शुगर मॉलिक्यूल्स ये रहा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स के, यानी राइबोस, ग्लूकोज,
ऑडिबल हूं मैं, सबको विजिबल भी हूँ बेटा। वॉइस इज नॉट अवेलेबल, नहीं है क्या अवेलेबल अक्षय? अवेलेबल, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर एडेनिन, सॉरी, एडेनिन और यूरेसिल क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर के अंदर जब शुगर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, शुगर बोले तो राइबोज और ग्लूकोज, जो अभी मैंने ऊपर स्ट्रक्चर दिखाया, वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर जुड़ जाएंगे, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये बनाएगा एडिनोसिन। क्या बनाएगा, एडिनोसिन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये एडेनिन, हम पूरा नहीं लिख सकते थे यार, ये पूरा एडेनिन अगर हम यहाँ पे बनाते तो बहुत बड़ा बन जाता, तो इसलिए हमने सिर्फ एडेनिन, एडेनिन जोड़ दिया इस शुगर वाले के अंदर। ये है शुगर मॉलिक्यूल, इसके अंदर हमने जोड़ दिया एडेनिन, तो ये बन गया एडिनोसिन। ये हमारा यूरेसिल है, ये इसके अंदर यूरेसिल को हमने जोड़ दिया है इस शुगर वाले के ऊपर, तो हमारा बन गया है ये यूरिडिन, यानी कि न्यूक्लियोसाइड। फिर हमने इसके अंदर, इस वाले के अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या जोड़ दिया है, फॉस्फोरस। हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया है, फॉस्फोरस, तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। देखो अब अगर हम एडेनिन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखो एडेनिन ये रहा, ये हमारा वो रहा पूरा शुगर। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा, क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फोरस जुड़ गया है, जो कि ये रहा, तो हमारा बन चुका है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है ये डायग्राम सबको? ऐसा लगता है मेरे को कि बच्चों को ना यहाँ तक तो समझ आता है, रट लेते हैं, पर ये वाला पोर्शन ना उनको डायग्राम में एक्चुअली क्लियर होता नहीं है कि एक्चुअली ये बना क्या है। तो अभी सबको समझ आ चुका है कि इसके अंदर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे बना है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। किसी को कोई कंफ्यूजन, ये डायग्राम समझ आया? एडिनिन के अंदर भाई हमने शुगर मॉलिक्यूल जोड़ा तो एडिनोसिन बन गया, एडिनोसिन के अंदर फॉस्फेट जोड़ा तो हमारा एडिनाइलिक एसिड बन गया। क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर है एकदम? सिर्फ प्रिया राजपूत को ही क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अक्षय को क्लियर है? रिपीट प्लीज। तस्लीमा, ठीक है बेटा, देखो सुनो, एडेनिन मतलब मैंने आपको क्या बताया, नाइट्रोजन जो बेस पेयर है, वापस सुन लो सब, वापस सुन लो। नाइट्रोजन जो बेस पेयर है कौन से, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, ग्वाइनिन होता है और थाइमीन होता है। तो उनका स्ट्रक्चर ये दे रखा, ये रहा उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उनका स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इस स्ट्रक्चर को याद कर लो, आप दिमाग में बैठा लो। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एडेनिन का ये रहा स्ट्रक्चर, यूरेसिल का ये रहा। तो एडेनिन के अंदर हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर के हम जब अंदर क्या जोड़ते हैं, शुगर, शुगर का स्ट्रक्चर हम जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, एडिनोसिन। अब मैम आप ये और मैंने आपको बताया, देखो शुगर का ऊपर स्ट्रक्चर, ये रहा ग्लूकोज, ये रहा राइबोस, है ना, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का ये रहा, राइबोस का ये रहा। दिख रहा है आपको? अपन सारी जो चीजें कर रहे हैं वो अभी ग्लूकोज को लेके कर रहे हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना, सॉरी, राइबोस का स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया, शुगर वाले के अंदर हमने एडेनिन को ऐड किया, ये रहा शुगर वाला स्ट्रक्चर, ये रहा शुगर, और उसके अंदर हमने कर दिया एडेनिन, इनको जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, यानी एडेनोसिन। अब इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम क्या करेंगे, ये रहा शुगर और ये रहा हमारा एडेनिन, और ये हमारा बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर अब हम फॉस्फोरस ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, यानी ये रहा एडेनिन, ये रहा शुगर का स्ट्रक्चर, और ये रहा हमारा फॉस्फोरस। एडेनिन, शुगर और फॉस्फोरस, और ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है सबको? वो अभी आगे आएगा। अक्षय फ्रक्टोज इधर नहीं आ रहा, फ्रक्टोज बाद में आएगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? सबको सबको समझ आ चुका है?
तो इसी के साथ एक आप मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक वो भी देख लो बस कि दो तरीके होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो वो क्या होता है इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक टेबल दे रखा होगा साइड में बुक में जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी होगी, लाइक से रबर, एसेंशियल ऑयल। तो क्या होता है देखो, इतना याद रखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं कि वो डिफेंस का काम करते हैं, कि कुछ भी हो रहा है तो वो डिफेंस कर सके, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंड में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ये फर्क है, ठीक है। प्राइमरी क्या करेंगे कि हमारे को ग्रोथ के लिए जो जो भी मेटाबोलाइट्स की जरूरत है, जो जो चीजों की जरूरत है, वो होता है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, कि लाइक कोई भी दिक्कत आ गई तो वो मेटाबोलाइट्स यहाँ पे आएंगे और हमें बचाएंगे, जैसे हो गए असेंशियल ऑयल वगैरह, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं। आप बायो की एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरे पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, वो आपको याद रखना है। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। डायमंड क्लियर, अरे वाह, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कल मिलते हैं। मुझे बता दो कि कल किस टाइम रखनी है क्लास। राइट शिखा, गुड। अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है। 7 PM, 7 8, मैम सेम टाइम, 7 7, ओके। चलो देखते हैं मैम, ये टाइम में ठीक है, ठीक है। एक बार मैं देखती हूँ, इतना तो निधा ये तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, 8:30, तो फिर अपन कितना 9:30 बजे फ्री होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगी ग्रुप में। बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, कल भी मिलते हैं और समहाउ सामने से भी मिलते हैं जल्दी, ठीक है। हाँ एक बार मैं आपको कर दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद 8 का ही रखूं, और 7 का जो भी होगा मैं एक बार कल की कन्वीनियंस के हिसाब से और आपके हिसाब से भी एक बार देख के मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय। मैम आप कहाँ हैं बेटा, क्या तस्लीमा? क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ? कौन से क्वेश्चन आंसर के मानसी? गुड नाइट दीपांशु। बेटा अच्छा, मैं उदयपुर, बेटा उदयपुर राजस्थान, अभी तो मैं घर हूँ। ठीक है मानसी, ओके डन। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल, बाय बाय। आराम से हो जाएगा, नहीं तो मैं करा दूंगी, टेंशन ही मत लो, मैं करा दूंगी, अपन एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे अगर नहीं भी हुआ तो। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। नीट कितनी बार दे सकते हैं? अपन को एक ही बार देना है और एक ही बार में क्लियर होना है, ठीक है। कितनी बार का रखना ही नहीं अपन को। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।